आदाब चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। खास प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों से जुड़ते हैं और डॉक्टरों से जुड़कर लोगों के मसाइल को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां रहीं गुज़िश्ता दिनों हमने देखा डेंगू, मलेरिया, बुखार से हर फैमिली मुतासिर होती हुई दिखाई दी। तो डॉक्टरों का मशवरा बहुत मुफीद तरीके से हमारे सामने आया। इसीलिए रोज़ाना की ज़िंदगी में एक डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना ज़रूरी होता है। इसलिए हम अपने पैनल में एक डॉक्टर को ज़रूर शामिल करते हैं। आज भी हमारे दरमियान एक डॉक्टर साहिबा होंगी जिनसे आप अपने सवालात कर सकते हैं। चूँकि इस वक्त फेस्टिवल सीज़न है तो किन किन ख्यालात, किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल करना है और क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ अपने और अपने परिवार, अपने ख़ानदान का रखना है, ये सवाल लाजमी हो जाता है। उधर टीकाकारी मुहिम जारी है। आइंदा कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्तों में हो सकता है कि 100 करोड़ का टारगेट पूरा वैक्सीन के हवाले से कर लेंगे। अब इस तरह की भी खबरें मौसूल है। कुछ दिनों पहले बच्चों के वैक्सीन के हवाले से भी हरी झंडी दिखाई गई थी। फिर उसके बाद इस खबर को लेकर कई तरह की भी खबर आई, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन आपके सेहत की तो हम बात करते हैं, साथ ही साथ तालीम पर भी हमारा फोकस होता है। आज एक ख़ास मेहमान को हमने मदऊ किया है जिन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, इसीलिए उसे दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं बात एक जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक स्टूडेंट की कर रही हूँ जिनका नाम है नोहा सैमुअल। उन्होंने JEE मेंस पेपर 2 में टॉप किया है। 100 परसेंटाइल वो लेकर आई हैं। जाहिर सी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब एग्ज़ाम नया होता है और आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम वो अटेम्प्ट करते हैं, उस वक्त आप 100 परसेंटाइल लेकर आए, ये किसी करिश्मे से कम नहीं। तो वो करिश्मा क्या था, इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। नोहा सैमुअल साहिबा हमारे दरमियान जुड़ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ ही देर में आप उनको देख पाएंगे। तो चलिए दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान स्वाति महेश्वरी साहिबा जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और नोहा सैमुअल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यूज़ 18 उर्दू आपको देता है। आज एक टॉपर से हमारी बातचीत हो रही है, तो सबसे पहले लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि ये करिश्मा कैसे मुमकिन हुआ। प्रिपरेशन जेई पेपर 2 की शुरुआत करी थी 11th स्टैंडर्ड में। 10वीं के एग्जाम देने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी जम्मू से, और वहाँ मैंने फिर ADA की क्लासेस ज्वाइन करी थी स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर के लिए। जी। कोरोना हो गया 2019 में और 19 के अंत में, फिर मैं वापस जम्मू आ गई और मैंने ऑनलाइन वो कंटिन्यू रखा। कोरोना के बाद आप जम्मू चली गई, वहाँ पर आपने ऑनलाइन कंटिन्यू रखा। ऑनलाइन तरीक़े तालीम पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए, चूँकि बच्चे फ़िज़िकल तौर पे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आपने ऑनलाइन तरीक़े तालीम को इख्तियार किया क्योंकि उसके अलावा कोई और हल भी नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि फ़िज़िकल जो एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत फ़र्क है, उस फ़र्क पर बात करनी चाहिए, या फिर इसका कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं? अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो वो कैसे भी पढ़ लेता है। जी बेशक ऐसा है बहुत क्या? फर्क है। जी बेशक बहुत फर्क है ऑनलाइन में और फिजिकल पढ़ने में। फिजिकल पढ़ने में टीचर की ज्यादा टेंशन मिलती है और एक पर्सनल करेक्शन रहता है, ये ऑनलाइन में थोड़ा कम होता है। पर अभी पिछले साल 2019 कोरोना 2020 सॉरी, इसके में हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी ज़्यादा चॉइस नहीं थी। स्वाति साहिबा, आपके पास मैं आऊँगी। नोहा सैमुअल जैसी कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो कोरोना दौर में, जब हम बंद थे, उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जब सब कुछ खुल गया है तो उस बात को, उस चीज़ को सामने लाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात का रोना रोते थे कि सब बंद हैं तो सब कुछ कैसे करेंगे। उन तमाम लोगों के जवाब देती हुई नोहा सैमुअल दिख रही हैं। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर। बिल्कुल, और मेरी भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने करके दिखाया। डेफिनेटली देखिए, अगर हम देखें तो जो लॉकडाउन का पूरा एक पीरियड रहा है, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण, क्योंकि केवल उनकी तालीम की बात अगर हम करें तो उनका बाकी अपने दोस्तों से मिलना जुलना, बाहर निकलना,
सभी चीजों पर एक तरह से ताला लग गया और इसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चे अंदर ही अंदर घुटे भी, परेशान भी हुए और किसी न किसी तरह से जो खास तौर से ये वाला वर्ग है जो कि बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे या जो एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि एक तरफ से वो अपने अध्यापकों से मिल नहीं पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनसे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, और वहीं ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू में बच्चों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रही, उसको समझने में, उसमें ढलने में वक्त लगा। लेकिन जब इस तरह से बच्चे ऐसे कठिन समय में भी मिसाल साबित करते हैं तो मुझे लगता है वो और बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो हमें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी अवसाद से, एंजाइटी, तरह तरह की जो हमारी मानसिक तनाव से जुड़ी परेशानियां होती हैं उनसे जूझते हैं, लेकिन उससे बाहर निकालने के लिए बच्चों को बहुत जरूरी है ऐसी कहानियां दिखाना, ऐसे बच्चों से उनके इंटरव्यूज उनको सुनाना जिन्होंने इस कठिन वक्त में भी अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखा, जो भी परेशानियां थी उनको हावी नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं से इस मुश्किल वक्त में भी अपने लिए रास्ता निकाला। तो ये जो चीजें होती हैं ये बच्चों को बहुत मनोबल बढ़ाती हैं कि ये भी हमारी जैसी ही परिस्थिति में पले हुए लोग हैं, बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल। और परिस्थिति की आपने बात कही तो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो कुछ इंटरनेट और फोन कॉल्स को लेकर सही नहीं रहते, परिस्थितियां ऐसी रहती हैं। तो हमें इस सवाल का जवाब भी नोहा सैमुअल से ज़रूर लेना चाहिए कि जब एक ऐसे इलाके से आप आती हूँ, जम्मू के कटरा के रियासी से आपका ताल्लुक़ है, बाज़ दफ़ा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी जाती हैं और फ़ोन कॉल्स नहीं हो पाते हैं। ऐसे वक्त में इन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे मंजिल को पाया जाए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? साथ ही इन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया, नोहा? शुरुआती टाइम में 2020 के मार्च में जब मैं यहाँ आई थी तब थोड़ी प्रॉब्लम थी इंटरनेट के साथ, पर मैंने जब अपनी कोर प्रिपरेशन शुरू करी तो मैंने काफी लेट शुरू करी थी। अच्छा। उस वक्त तक नॉर्मल हो गया था ऑलमोस्ट, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एंड अगर कुछ होता था तो मैं बुक से थोड़ा सहारा ले लेती थी। जी। लेकिन आप ये बताएं कि 100% नंबर लाना हम जैसे लोगों के लिए तो नामुमकिन है, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि उसे ना सिर्फ दाखिला लेना है बल्कि उसे टॉप करना है, वो भी ऑल इंडिया रैंक पर के तहत, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या मंत्र देंगी आप? टिप्स क्या देंगी? तो नहीं होता, नामुमकिन तो नहीं होता है, बट सरनी थोड़ी मेहनत लगती है और जेई की प्रिपरेशन बहुत लंबी है, उसमें 2 साल लग जाते हैं और उसमें मन करता है छोड़ दें बीच में, पर छोड़ नहीं सकते क्योंकि फोकस रखना होता है। तो फोकस कैसे रख पाती जब बीच बीच में ऐसा लगने लगता है, डोमिनेट होने लगता है इंसान और थोड़ा सा लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो क्या वो चीज़ रहती है जो आपको फोकस रहने की तरफ मायल करती है? मेरा बहुत बार फोकस टूट जाता था, बहुत अप्स एंड डाउन ज्यादा थे। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट करा इस दौरान, उन्होंने मुझे पूरा टाइम कहा कि पढ़ाई करा करो, तो उसकी वजह से उनका थोड़ी मुझे फिर रहता था, नॉर्मल रहती थी पढ़ाई में। अच्छा, तो मतलब कभी ऐसा आपने कहा कि कभी ऐसा लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, तो उस वक्त क्या फैमिली सपोर्ट आपको मिलता था? फिर आप ट्रैक पर आती थी कि नहीं आपको करना है, या फिर आपने अपने जहन में और मन में बसा लिया था कि नहीं अब करके ही रहना है? जी, फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मैंने कई बार सोचा कि मैं गिव अप कर दूं, मैं स्ट्रीम ही चेंज अपनी, पर फिर फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा था इसमें। जी, और आपसे दरखास्त है कि थोड़ा सा तेज बोलेंगी तो व्यूअर्स आपकी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि टॉपर की ज़बानी हम सुनना चाहते हैं कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा। डॉक्टर स्वाति साहिबा, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत अहमियत की हामिल होती है। नोहा इसकी ताज़ा मिसाल है। नोहा ने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता था उन्हें कि गिव अप कर दें, लेकिन फैमिली सपोर्ट ऐसा था जो उन्हें फिर से मजबूर करता था बैक टू पवेलियन या ट्रैक पर आने के लिए। बिल्कुल, देखिए जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट, वो एक बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है, क्योंकि आप किस तरह से अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आप उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। और खास तौर से देखिए कई बार ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक कंपैरिजन सा करने लगते हैं, देखो उस बच्चे को देखो वो तो इतने नंबर लेकर आया है, उसको देखो ये कितना अच्छा कर रहा है। ये चीज हमें बिल्कुल भी बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बच्चों के अंदर की जो उनकी शक्ति है, जो उनका टैलेंट है, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं,
उनको और उभारने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चों को आप अपने जो बचपन की कहानियां हैं वो भी जरूर सुनाएं कि आपने किस तरह से एग्जाम टाइम में जब आपको टेंशन होती थी या जब आप घबराते थे या पढ़ाई से घबराते थे तो किस तरह से आपने उसको हैंडल करा, क्योंकि वो बच्चों को बहुत हिम्मत देता है कि मेरे माँ बाप ने इस वक्त में ऐसे किया तो मैं भी कर सकता हूँ। और साथ ही में इंस्पायरिंग स्टोरीज बच्चों को सुनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे बहुत ऐसे औकात में इमोशनली इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है जब बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा हो। नोहा सैमुअल, आपने कब सोचा कि आपको जेईई एंट्रेंस पास करना है? 10th के बाद ही सोचा होगा या फिर उससे पहले ही आपको लगा था कि नहीं इसी तरफ आपको बढ़ना है? जी मैंने 3rd स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में आर्किटेक्चर लेना है। एंड फिर मैंने 10th के बाद मैंने देखा कि कैसे घुस सकते हैं बीआर्क में। फिर मुझे पता लगा जेई सबसे ज्यादा मतलब मेरे ड्रीम कॉलेज में मुझे ले जाएगा, तो मैंने 11th में फिर उसकी प्रेप कर ली। तो आर्किटेक्ट बनकर क्या करना है आपको? ये जी ख्वाब मैं कैसे चाहती हूँ आया आपके जहन में कि आप आगे चलकर मुस्तकबिल में अपना जो फ्यूचर देख रही हैं वो आर्किटेक्ट के तौर पर देख रही हैं? मेरे को बचपन में आर्ट का शौक था, क्रिएटिव में। एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्रिएटिव में कुछ करना है आगे जाके। मेरा तो आर्किटेक्ट बन के यही है कि आई वुड बी एबल टू प्रैक्टिस इन मेरे अपने जेएनके स्टेट में, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। जी। स्वाति साहिबा, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अब चूंकि कोरोना दौर था, अब कोरोना दौर अभी है, हालांकि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सावधानियां लोगों को बरतनी हैं। आप डॉक्टर हैं, आप भी देखती होंगी कि पहले जो लोग कोरोना से डर रहे थे अब नहीं डर रहे हैं। अब तो अब फेस्टिव सीजन है, लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। वक्त हम लोगों को भारी पड़ ये वही सवाल है जो अभी कायम और दायम है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ हम कोरोना की दूसरी लहर से निकल करके बाहर आए हैं, एक तरफ त्योहारों का मौसम है, और वो दोनों चीजों का जो एक मिश्रण है वो कई बार हमें ये भुला देता है कि हम कोरोना से अभी जंग जीते नहीं हैं, अभी कोरोना दोबारा आ सकता है अगर हम लोग लापरवाही करें। तो इस बात का लगातार ध्यान रखने की जरूरत है। आप त्योहार जरूर बेशक मनाइए, लेकिन साथ में इन बातों का ध्यान रखते हुए मनाइए ताकि त्योहार आपके लिए सुखद हो और कोई परेशानी और इस तरह की बीमारियां लेकर के आपके घर में ना आए। और साथ ही देखिए, अब कोरोना ही नहीं, अगर हम बात करें तो इस वक्त डेंगू, साधारण फ्लू, टाइफॉइड, मलेरिया, सभी बीमारियां इस वक्त काफी ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। और इसलिए सभी से आपको बचत कर सकता है अगर आप हाइजीन का ध्यान रखें, अगर आप मास्क पहन करके रखें, अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें अच्छी डाइट लेनी है, हमें जो है बाहर भीड़ में नहीं निकलना है, मच्छरों से बचना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस मौसम के में हमेशा करनी ही पड़ती हैं, और हमें बस थोड़ा सा ध्यान उस तरफ जरूर रखना है कि एक तरफ हम जरूर एंजॉय करें और त्योहार मनाएं, लेकिन दूरी अभी भी बना करके रखें, बहुत ज्यादा भीड़ वाले एरिया में ना जाए, और मास्क को लगातार लगा करके रखें। ये नहीं सोचे कि अब मास्क नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, या एक दो बार नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोरोना देखिए एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से पैर पसारती है। अभी लगता है कि बहुत कम मामले हो गए और फिर एकदम से बहुत तेजी आ जाती है, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करके एक से दूसरे में फैलना शुरू होता है तब एकदम बम की तरह से फटता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम संयम के साथ सचेत होकर चलें, टीकाकरण करवाएं। और अब देखिए, बच्चों के लिए भी टीकाकरण की इतनी बड़ी घोषणा हो गई है कि उनको भी अब आने वाले समय में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। तो धीरे धीरे हमारी जो लड़ाई है वो बहुत मजबूत चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। अगर बाकी देशों को देखें तो उनको देखते हुए भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन वो स्थिति बिल्कुल। और ये जैसा कि हम ये जान रहे हैं कि कोरोना ने बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीना है, तो बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है, और बहुत कुछ देने वालों में नोहा सैमुअल भी हैं, क्योंकि उस टाइम जब पैंडेमिक था तो लोग परेशान थे, उनकी रोजी रोटी चली गई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास वक्त नहीं मिलता था, वो अपनी फैमिली के साथ रहे और कुछ ऐसा कर दिखाया जो वो शायद सबके साथ रहते तो नहीं कर पाते। नोहा, इससे आप इत्तेफाक रखती हैं कि आपके लिए ये जो कोरोना पैंडेमिक था ये कहीं ना कहीं एक सौगात लेकर आया? घर पर आई, आपने प्रिपरेशन किया, कोचिंग आप ले रही थी दिल्ली से फिर वापस आ गई कोरोना की वजह से। नोहा, पैंडेमिक में एक बेनिफिट ये जरूर हुआ था कि
मुझे टाइम मिल गया कि मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो उसमें फिर मैं पूरा अपना इसको डिवोट कर सकती थी, अपनी जेई की प्रेप को। एंड अच्छा। बोर्ड एग्जाम भी मेरे कैंसिल हो गए थे, तो मेरी सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा स्ट्रेस कम था। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि 11th से ही आपने जेई की तैयारी शुरू कर दी थी, तो एक तरफ तो 11th और 12th आपका फिर बोर्ड, और दूसरी तरफ इसकी तैयारी, तो दोनों को बैलेंस करना क्या मुश्किल होता है, और कैसे बैलेंस किया आपने? कई बार हो जाता है मुश्किल। टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है, और फिर उससे ज्यादा जरूरी होता है कि उसके हिसाब से चलने में कोशिश करती थी, मैं उसके हिसाब से चलूं। और हम्म। वही था बस। काफी हद तक थोड़ी ओवरलैप होती है सिलेबस में, जैसे मैथ्स में होती है, जी। तो उतनी प्रॉब्लम नहीं रहता। बस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं कुछ जी। स्कूल के अच्छा, मैथ्स से। में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले रहते हैं, बहुत सारी फॉर्मूले, क्योंकि कई एक के बाद एक के बाद तीसरे दूसरे तीसरा चौथा फॉर्मूला आ जाता है, कभी जब फंसता है इंसान तो उसे गाइड की जरूरत होती है, तो ऐसे वक्त में आप क्या करती थी? अम, मैंने तो फॉर्मूले सारे याद कभी नहीं करे थे, मैंने हाँ। एक दो याद करे थे, और एक दो फॉर्मूले से फिर बाकी फॉर्मूले बन जाते थे क्या यूजुअली। बात है। नहीं तो क्या अकेले अगर तैयारी किया जाए, सेल्फ तैयारी किया जाए तो मुमकिन है, कुछ भी कोई कर सकता है, आप क्या कहेंगे? मैंने तो खैर सेल्फ तैयारी नहीं करी थी, मैंने कोचिंग की सहारा जी। लिया था। बट अगर कोई करना चाहता है तो जी वो जरूर करें, उनको उनको भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना किसी और को करना होता है। थोड़ा ऑनलाइन तो आजकल सब कुछ ही मिल जाता है, उससे बहुत सपोर्ट है, तो कोई भी कर सकता है आजकल। ठीक है, स्वाति साहिबा, जैसा कि कोरोना की बात हो रही है, और इन्होंने कोरोना में ऑल इंडिया रैंक 3rd जेई में हासिल किया है, आप भी स्टूडेंट रही होंगी, टाइम टेबल पर इन्होंने बात कही कि अगर आपके पास एक आइडियल टाइम टेबल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भले ही आपने पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गई, लेकिन एक टाइम टेबल आपकी जिंदगी के साथ चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है। और देखिए, डिसिप्लिन इसीलिए लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो आपका जो समय है उसको सुयोजित करने में मदद करता है। आप किस सब देखिए, वही 24 घंटे हर किसी के पास है, लेकिन आप कैसे उसको किस मैनेज तरह से करती हैं? व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, मैं जरूर ये बोलूंगी कि जिस तरह से नोहा ने बोला, एक टाइम टेबल हर किसी के लिए और हर स्टेज पर होता है। आज मैं जिस स्थिति पर हूँ, यहाँ पर भी मेरे लिए एक टाइम टेबल है कि कितने बजे उठना है, किन कामों को सुबह करना है, कितने बजे हॉस्पिटल जाना है, किस तरह से पूरे दिन का रूटीन है, कैसे आपको परिवार की जरूरतें भी पूरी करनी है, अपनी प्रोफेशनल जरूरतें भी पूरी करनी है। तो वो जब तक नहीं हो, तब अक्सर क्या होता है कि आप चीजें आपकी छूटती जाती हैं और आप एक अजीब से साइकिल में फंसते जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्लान करके चलें, पहले से चीजों को अपने लिए सुयोजित करें, तो वो चीजें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी होती हैं, आपको खुशी भी मिलती है, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप जो है एक असंयोजित तरीके में होंगे, जब भी आपको पता ही नहीं होगा कि कब क्या करना है, कैसे करना है, तो आप बहुत सारी चीजें आपकी छूटती जाएंगी। लेकिन जी। अगर आप उनको साथ करके रखेंगे, साथ साथ लेकर के चलेंगे, तो जरूर आपको उन सब चीजों का आप इंजॉय भी करेंगे, खुशी भी मिलेगी आपको, और आपके जो काम है वो भी चलते जाएंगे। इसीलिए डिसिप्लिन को हमेशा इम्पोर्टेंट माना गया। और देखिए, ना केवल आपके कामों के लिए, अगर आपकी डिसिप्लिन लाइफ है तो आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल। अगर आप समय से खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं, तो ये सब चीजें आपके हेल्थ पर भी बहुत असर डालते हैं। तो हर चीज के लिए, हमारे शरीर के लिए भी और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, और ताकि हम आगे बढ़ पाएं और अच्छे नेक ख्याल हमारे अंदर आए, हम और चीजें जिंदगी में हासिल कर पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। बिल्कुल, और ये टाइम टेबल हमेशा जिंदगी के साथ साथ साथ, जैसे जिस जिस शोबे में आप जाते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेजेस पार करते जाएंगे, वैसे वैसे ही बदलते जाएंगे, और ये बदलेंगे खुद आप ही, जिस पर आपको अमल करना होगा। नोहा, चूंकि जब भी कोई टॉप करता है, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, तो उसे उसके मन के मर्जी के मुताबिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिल जाते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप कौन से कॉलेज में दाखिला लेना पसंद करेंगी? क्या चॉइसेस दिए जाते हैं आप लोगों को भी? जी, अभी जोसा शुरू होने वाला है, तो मैंने उसमें सोचा है कि मैं एसपीए दिल्ली डालूंगी, क्योंकि वो इंडिया का भी टॉप का है जितना मेरे को पता है। अच्छा। और वहाँ मुझे लगता है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, और मैं वहीं जाना चाहूँगी। अच्छा, फिर वहाँ मतलब सिर्फ उसी को क्यों चुना आपने? आपने का इन्वायरमेंट अच्छा है, और क्या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी आपने कुछ चॉइसेस रखे हैं आपने इसके अलावा? अ, मैंने, हाँ मैंने रखे हैं कुछ, जैसे मैंने एसपीए भोपाल भी रखा है, विजयवाड़ा भी रखा है, इन केस
मेरा कभी माइंड चेंज हो जाता है तो मैं वो भी देख सकती हूँ, पर मुझे मेरे सिर्फ स्टेट दिल्ली नहीं दिल्ली रखने का क्या मकसद है? घर करीब है, जम्मू कश्मीर करीब है हाँ इसलिए। जी, वो भी एक है, पर दिल्ली का जैसे मुझे बताया गया, सीनियर्स ने मुझे बताया कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, और वो सबसे पुराना भी है। ओके, तो नेक तमन्नाएं न्यूज़ 18 उर्दू आपके मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। स्वाति साहिबा, बच्चों की वैक्सीन को इजाज़त मिल गई है और अब स्कूल भी खुल गए हैं, तब लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी हो सकता है क्योंकि बड़ों के हवाले से भी जब था तो बच्चों के हवाले से भी पेरेंट्स में होगा, तो उसे कैसे दूर किया जाएगा? वैसे ही जैसे पहले फेज में हम लोगों को बेदार कर रहे थे, क्या इसके अलावा कोई और तरीका है या फिर उसमें आप कमी देख रहे हैं? क्योंकि पहला तो निकल चुका है, सब समझ गए हैं कि क्या क्या एहतियात बरतने होते हैं। बिल्कुल, देखिए, और मुझे लगता है कि अब कोई शक शुबा अपने दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ये खास तौर से देखा कि बच्चों को पहले फेज में अप्रूवल नहीं मिला था क्योंकि बच्चे क्लिनिकल ट्रायल्स में तब इंक्लूड नहीं किए गए थे, लेकिन अब बच्चों के ऊपर खास तौर से अलग से ट्रायल करके देखा गया है कि बच्चों को कोई इसका दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, उनके लिए ये वैक्सीन सेफ है या नहीं। और उस ट्रायल के नतीजों को देखते हुए तब एक्सपर्ट कमेटी ने ये स्वीकृति दी है कि हाँ, हम बच्चों को अब वैक्सीन लगा सकते हैं। साथ ही बच्चों को जो वैक्सीन, अब अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो ये उस पद्धति से बनी हुई वैक्सीन है जिससे हम पहले भी नवजात शिशु को लगातार अभी भी वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, वही वैक्सीन बड़े लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। नोहा, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, इतनी स्टूडियस बच्ची का कुछ हॉबी है? जी, मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है, मैं अक्सर गार्डनिंग भी करती हूँ। क्या बात है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। न्यूज़ 18 आप के लिए नेक तमन्नाएं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। स्वाति साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।